Hello, CLAT PG aspirants. Welcome to Vidigya After College. As you know, CLAT 2026 is just around the corner. So, it is very much important that you know the most relevant Supreme Court cases of 2025. That's why we are bringing for you this series जिसमें हम डिस्कस करेंगे जितने भी 2025 के relevant judgments है वो और उसके साथ you can get the PPT for the same. So, let's start with the discussion. केस आया है 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 जजेस बेंच में इन द नेम ऑफ रजनीश केवी वर्सेस दीपा एंड अदर्स 2025 सुप्रीम कोर्ट, जहां पे सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने क्या डिसाइड किया है, यही क्वेश्चंस डिसाइड करे हैं वेदर दिस 25% जो हमने बोला है 25% इन रिस्पेक्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज हैज टू बी फ्रॉम डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के लिए डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के लिए कौन एलिजिबल है? इज इट ओनली एडवोकेट्स हु हैज द प्रैक्टिस ऑफ 7 years और कैन वी इंक्लूड the officer judicial officers who including their past advocacy practice has 7 years of experience? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में आया कि हम बोल रहे हैं क्या सिर्फ एडवोकेट्स ही होंगे या फिर हम जो भी जुडिशियल ऑफिसर्स है जो उनका पहले का एडवोकेसी का एक्सपीरियंस है प्लस देयर जुडिशियल सर्विसेज, क्या उसको हम काउंट करके उनको एलिजिबल कर सकते हैं फॉर अपियरिंग इन द एग्जाम फॉर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट और नॉट? सो स्टार्टिंग विद द फैक्ट्स, यहाँ पे फैक्ट्स क्या है कि अगर कोई भी एक पर्सन था वो अपॉइंटमेंट होना चाहता था बाय डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के थ्रू, कि हम बोल रहे हैं जो भी पर्सन है वो डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट के ऊपर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के थ्रू अपॉइंट होना चाहता था, तो क्या यहाँ पे जब उसने अप्लाई किया उसके पास 7 years का एक्सपीरियंस था, ठीक है, अप्लाई कर दिया, उसके बाद में जब एग्जाम्स होती है, प्री हो रहा है, मेंस हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, ड्यूरिंग दिस टाइम या फिर अगर सपोज हम बोल रहे हैं डायरेक्ट अपॉइंटमेंट से पहले ही, अपॉइंटमेंट होने से पहले अगर वो कोई जुडिशियल ऑफिसर की सर्विसेज लेता है, ठीक है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं जुडिशियल ऑफिसर, he has become a judicial officer during this time when his application with respect to the appointment of district judge has been pending, ठीक है, तो यहाँ पे उसने अप्लाई किया फॉर द पोस्ट ऑफ फॉर डीजे, application pending hai, during this time he has been appointed as a judicial officer and now the date of appointment hai, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि यहाँ पे क्योंकि ये बीच में ड्यूरिंग दिस टाइम ही हैज बीन अपॉइंटेड एज जुडिशियल ऑफिसर, क्या उसको हम एलिजिबल मान सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज? यहाँ पे जब अप्लाई किया था जब उसके पास 7 years थे, बट यहाँ पे जब उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है क्या तब भी उसके पास ये होना चाहिए था कि वो प्रैक्टिस ऑफ एडवोकेसी में हो? यहाँ पे क्योंकि उसने एडवोकेसी छोड़ के जुडिशियल ऑफिसर की पोस्ट ले ली है, तो क्या ये पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू 25% जो कोटा हमने फिक्स किया है फॉर द डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, क्या ये उसके लिए एलिजिबल है या नहीं? See, Rajneesh, who had more than 7 years of experience as a practicing advocate, applied for appointment as a district judge through direct appointment और direct recruitment bar quota reserved for advocates, ठीक है, कि हमने बोला कि ये जो 25% डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के रिस्पेक्ट में है उसने उस ऑप्शन से अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया. Before his appointment was finalized, he was appointed as Munsif, a judicial officer in the subordinate judiciary, raising the question of eligibility for the bar quota route, whether judicial officer who had previously practiced law qualified for it. यही हम बोल रहे थे कि on the date of application he had 7 years of experience and he was doing or he was practicing advocacy, but during this time between the application and appointment he has become a judicial officer और उस टाइम पे उसकी एडवोकेसी की प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं हो रही थी, तो क्या यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं बिकॉज ही वॉज नॉट in continuance of the advocacy he is not eligible to get this quota of 25% which is reserved for direct appointment with respect to the bar? समझ में आया? तो इसके लिए जो मेन प्रोविजन इन्वॉल्व है कि हम ये कहां से देखते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है जहां पे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो सकता है या फिर प्रमोशन के थ्रू हो सकता है या फिर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जज उसका अपॉइंटमेंट का कौन सा प्रोविजन है, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस देयर इज प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 233 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स दैट अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, क्या बोल रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ पर्संस टू बी
and the posting and promotion of district judge in every state shall be made by the governor of the state in consultation with the high court exercising jurisdiction in relation to such state. तो हमने क्या बोला कि कोई भी अपॉइंटमेंट हो गया, प्रमोशन हो गया, उसके रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज वो कौन करेगा, वो गवर्नर करेगा इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट. ठीक है. So there is a consultation which has to be done by the governor with high court for the purposes of appointment of a person to the post of district judge. Next, a person not already. So here the main question was with respect to the clause 2 of article 233. इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं. ठीक है. A person not already in service of the union or of the state shall only be eligible to the appointment to be appointed a district judge if he has been for not less than 7 years an advocate or a pleader and is recommended by the high court for appointment. क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे कि अगर कोई पर्सन जो है जिसका अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ डीजे होना है एंड इफ ही हैज नॉट ऑलरेडी बीन सर्विस, कि वो अगर सर्विसेज में नहीं है, यूनियन या स्टेट की सर्विसेज में नहीं है, तो उसके पास नॉट लेस देन 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए. उसको एज एन एडवोकेट शो करना पड़ेगा और एज अ प्लीडर शो करना पड़ेगा फॉर हिज अपॉइंटमेंट to the post of district judge. Means if a person has to be appointed to the post of district judge, तो अगर वो सर्विसेज में नहीं है तो उसके पास क्या होना चाहिए, 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट और अ प्लीडर. तो यहाँ पे व्हाट इज द क्वेश्चन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस क्लॉज है वो ये है कि द क्वेश्चन विच हैज अराइजन विद रिस्पेक्ट टू दिस क्लॉज इज, क्या यहाँ पे सिर्फ जो ये बार की बात कर रहा है, सिर्फ एडवोकेट्स की बात कर रहा है क्या, कि यहाँ पे सिर्फ एडवोकेट्स ही अपॉइंट हो सकते हैं क्या, कि यहाँ पे कि कोई भी जुडिशियल ऑफिसर या फिर कोई भी दूसरी सर्विसेज के पर्सन भी अपॉइंट हो सकते हैं. समझ में आया कि क्लॉज 2 में हम बोल रहे हैं कि अगर कोई पर्सन सर्विसेज में नहीं है उसको 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट और अ प्लीडर फॉर हिज अपॉइंटमेंट एज अ डिस्ट्रिक्ट जज. पर क्या इसका यही मतलब है, क्या सिर्फ आप यहाँ पे एडवोकेट्स को ही अपॉइंट कर सकते हो? हम तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आप सर्विसेज में नहीं हो और आप चाहते हो कि आप डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट को होल्ड करना चाहते हो, तो आपके पास 7 इयर्स का एडवोकेसी का प्रैक्टिस होना चाहिए. बट ये तो नहीं बोल रहा है कि आप और दूसरी तरह से कोई भी दूसरा पर्सन अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज के लिए एलिजिबल ही नहीं है. तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. इश्यूज क्या थे? अभी तो सिर्फ हमने क्या देखा है, अभी तो सिर्फ हमने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन देखा है, 233 आर्टिकल देखा है, जिसमें हमने क्लॉज ए में देखा कि गवर्नमेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, और बी में हम देख रहे हैं एलिजिबिलिटी के रिस्पेक्ट में कि कौन पर्सन इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, उसका एक ऑप्शन देखा था हमने. ठीक है. सो इश्यूज बिफोर द कोर्ट वर वेदर अ जुडिशियल ऑफिसर who has already completed 7 years in bar being recruited for subordinate judicial services would be entitled for appointment as additional district judge against the bar vacancy. जैसा हमारे फैक्ट्स की केस थे कि कोई पर्सन की 7 इयर्स की एडवोकेसी प्रैक्टिस तो कंप्लीट हो गई, उसके बाद में उसने जुडिशियल ऑफिसर की पोस्ट होल्ड करी, एंड नाउ ही वांट्स टू गेट अपॉइंटेड under the post of DJ from the quota of bar. ठीक है. एज एन एडवोकेट वो बोल रहा है कि उसको अप्लाई करने देना चाहिए बिकॉज ही हैज कंप्लीटेड द एडवोकेसी प्रैक्टिस. सो द इशू बिफोर द कोर्ट वाज कि क्या यहाँ पे ये whether a judicial officer who has already completed, कि जो जुडिशियल ऑफिसर है उसने पहले तो 7 इयर्स की एडवोकेसी प्रैक्टिस कंप्लीट करी है एंड नाउ ही इज अ जुडिशियल ऑफिसर, तो ये जो 7 इयर्स के बेसिस के ऊपर क्या किसी भी पर्सन को इस कोटा 25% को कोटा को लेने का राइट है कि नहीं है. नेक्स्ट, whether the eligibility for appointment as a district judge is to be seen only at the time of appointment or at the time of application or both. यही था क्वेश्चन कि यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको कब चेक करना है, जब आपने एप्लीकेशन फाइल करी जब आपको अपॉइंटमेंट होगा तब, या फिर दोनों कंडीशन में. मींस ये जो 7 इयर्स का आपका प्रैक्टिसिंग है या फिर एज एन एडवोकेट है, कब चेक होना चाहिए कि क्या आप इस टाइम पे एडवोकेट थे या फिर जब अपॉइंटमेंट हुआ तब भी आप एडवोकेट थे या नहीं थे. ठीक है. सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन. नेक्स्ट, whether there is any eligibility prescribed for a person already in judicial services of the union or state under article 233 clause 2 of the constitution of India for being appointed as a district judge. कि अगर हम बोले यहाँ पे
233 का जो क्लॉज 2 है उसके अंडर क्या कोई जुडिशियल ऑफिसर भी अपॉइंट हो सकता है क्या? यहाँ पे उसके रिस्पेक्ट में क्या कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या कि अगर कोई भी जुडिशियल ऑफिसर की 7 इयर्स की एक हम बोले एक्सपीरियंस है, उसके बाद में वो डीजे का एज अ डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हो सकता है। सो इज दिस प्रोवाइडेड और नॉट? नेक्स्ट, whether a person who has been a civil judge for a period of 7 years or has been an advocate and civil judge, क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भी सिविल जज 7 इयर्स के लिए सिविल जज है, या फिर कोई पर्सन जो कि सपोज हम बोले, एक तो हो गया कि 7 इयर्स का उसके पास क्या है, सिविल जज का एक्सपीरियंस है। दूसरा क्या है कि अगर सपोज 3 इयर्स का उसके पास एडवोकेट का एक्सपीरियंस है और 4 इयर्स का उसके पास में सिविल जज का एक्सपीरियंस है। तो अगर इन दोनों को मिला के या फिर सिविल जज अलोन को मिला के उसके पास 7 इयर्स का एक्सपीरियंस आ रहा है, तो क्या इन दोनों कंडीशन को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डायरेक्ट अपॉइंटमेंट और नॉट? ठीक है। For a combined period of 7 years or more than 7 years would be eligible for appointment as district judge under article 233 of the constitution of India। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि अगर सपोज कोई पर्सन है डायरेक्टली एडवोकेट है फॉर 7 इयर्स, तो वो तो एलिजिबल हो सकता है फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। बट अगर कोई पर्सन सिविल सर्विसेज में है, जुडिशियल सर्विसेज में है, जुडिशियल ऑफिसर है फॉर 7 इयर्स, क्या उसको हम इंक्लूड करेंगे? या फिर कोई पर्सन 3 इयर्स का या फिर सपोज दोनों का कॉम्बिनेशन 7 इयर्स का है कि कोई भी पर्सन अगर एडवोकेट था उसके बाद में हम बोल रहे हैं वो सिविल जज बन गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर सपोज कॉलेज से निकलते ही उसने क्या करा, सिविल जज की एग्जाम क्रैक की, 3 इयर्स ही हैज बीन अ सिविल जज, उसके बाद में 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है उसका एज एन एडवोकेट, तो क्या इन पर्सन को भी हम एलिजिबल मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ डायरेक्ट अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज? ठीक है। So this were the issues before the court in this case of Rajneesh KV versus Deepa and others। ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द पिटिशनर, कि पिटिशनर क्या बोल रहा है दैट ही वाज एलिजिबल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, बट आफ्टर दैट टाइम ही हैज बीन अपॉइंटेड एज अ जुडिशियल ऑफिसर बिफोर द अपॉइंटमेंट, तो क्या उसको आप इनएलिजिबल मान लोगे क्या? तो वो बोल रहा है नहीं, उसको नहीं होना चाहिए। सो द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द पिटिशनर वाज द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे एक प्रेसिडेंट को सेट किया गया था इन द केस ऑफ 2020 सुप्रीम कोर्ट, जहां पे बोला गया था कि जो पर्सन है कि इन द केस ऑफ धीरज मोर वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली मिसरेड आर्टिकल 233 क्लॉज 2, जो 233 क्लॉज 2 है, जिसमें हमने बोला कि कोई भी पर्सन अगर कोई सर्विसेज में नहीं है स्टेट या यूनियन की, उसके पास में 7 इयर्स का एज एन एडवोकेट और प्लीडर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे इस कोर्ट में बोला था कि सिर्फ एडवोकेट्स ही जो है इस डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है, और जो जुडिशियल ऑफिसर्स है उनको आप एलिजिबल नहीं मानोगे। सो हियर द आर्ग्यूमेंट ऑफ द पिटिशनर इज this judgment has misread or misinterpreted this clause of article 233 of the constitution, the construction given by Dheeraj More case to the effect that a person has to be presently an advocate or a pleader makes the word a person not already in the services of the union totally superfluous and redundant। हम क्या बोल रहे हैं कि हमने 233 में हमने देखा कि उसके क्लॉज में देखा कि if a person is not in the services has to be a person not already in the services of the union or state shall only be eligible to appointed as a district judge if he has been for not less than 7 years as an advocate। So in the case of धीरज मोर, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला था 3 जजेस बेंच थी, जिसमें क्या बोला था कि यहाँ पे सिर्फ एडवोकेट ही जो कि कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ऑफ एडवोकेसी है, सिर्फ वही डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है एज पर दिस क्लॉज। सो दिस वाज हेल्ड बाय धीरज मोर केस ऑफ 2020, जहां पे 3 जजेस बेंच ने ये डिसाइड किया था। सो द आर्ग्यूमेंट ऑफ द पिटिशनर इज दिस इंटरप्रिटेशन बाय दिस केस धीरज मोर केस was wrong in law। ठीक है। क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि आपको प्रेजेंटली इन एडवोकेसी होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 233 क्लॉज 2। ये आर्ग्यूमेंट्स किसका था? पिटिशनर का था। नेक्स्ट, द इंटरप्रिटेशन एक्सक्लूडिंग सिविल जजेस फ्रॉम बीइंग एलिजिबल टू
to be appointed directly as district judge is unreasonable and against the interest of administration of justice। कि हम बोल रहे हैं कि आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट में सिर्फ एडवोकेट्स को ही बोल रहे हो कि दे आर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। बाय दिस you are eliminating or discriminating the judicial officers who are in services। तो उस बेसिस पे हम यहाँ पे बोल रहे हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ द सेकेंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द पिटिशनर इज दैट if you are discriminating, if you are eliminating the judicial officers from the eligibility criteria for direct appointment, you are doing unreasonable discrimination और administration of justice को आप अफेक्ट करोगे। और इसके बाद क्या बोल सकते हैं हम, इक्वालिटी को भी आप अफेक्ट करोगे। सो एनी exclusion by the relevant rules would violate article 14 and 16 of the constitution। the use of word has been, कि अभी हमने क्या देखा, आर्टिकल 233 क्लॉज 2 में हम बोल रहे हैं कि कोई भी पर्सन अगर कोई सर्विसेज ऑफ यूनियन और स्टेट में नहीं है तो उसके पास में 7 इयर्स का एज एन एडवोकेट या फिर प्लीडर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हैज बीन वर्ड यूज किया गया है, क्या ये बता रहा है कि यहाँ पे उसका कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में होना जरूरी है? तो यहाँ पे द पिटिशनर हैज आर्ग्यूड दैट हियर ओनली द वर्ड हैज बीन यूज, हैज बीन is used। तो यहाँ पे जो वर्ड हैज बीन है, इट ओनली मीन्स दैट इट हैज टू बी पास सर्विसेज एज एन एडवोकेट, उसके पास 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट इट डज नॉट मीन इट हैज टू बी इन कंटिन्यूएंस। ठीक है, तो 7 ईयर कंटिन्यूएंस जो कि अभी भी चल रहा हो ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, सो द आर्ग्यूमेंट ऑफ द पिटिशनर्स वर सच। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट फॉर द रिस्पोंडेंट, कि अगर हम देखें कि जो petitioner has alleged that the 7 years experience has to include 7 years of advocacy plus हो सकता है उसमें कि जो भी जुडिशियल ऑफिसर जो अपॉइंट हुआ था उसको भी इंक्लूड करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड रिस्पोंडेंट इज claiming that it has been settled by the Supreme Court in various cases कि यहाँ पे जो ये अपॉइंटमेंट पीरियड है, जो एक्सपीरियंस का पीरियड है, वो 7 इयर्स कंटिन्यूअस होना चाहिए और सिर्फ एडवोकेट्स के लिए ही ये डायरेक्ट अपॉइंटमेंट का जो रिजर्वेशन है, जो कोटा है ऑफ 25% वो फिक्स है। तो विथ रिस्पेक्ट टू हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि 25% सिर्फ एडवोकेट्स हो सकते हैं और उनमें भी वो एडवोकेट जो 7 इयर्स की कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में है और अभी भी प्रैक्टिस में है। See, for the last 60 to 65 years, the interpretation of Article 233 of the Constitution has been uniform and has stood the test of time। It is given that there are two sources or streams of recruitment to the post of district judge। हमने भी यही देखा था कि आप कैसे कर सकते हो कि अगर कोई भी पर्सन को डिस्ट्रिक्ट जज बनना है तो वो कैसे कर सकता है। तो हमने बोला कि डिस्ट्रिक्ट जज डायरेक्ट अपॉइंटमेंट से हो सकता है या फिर प्रमोशन से हो सकता है। प्रमोशन के रिस्पेक्ट में हमने देखा कि अगर सपोज हम बोल रहे हैं 50% जो होगा वो मेरिट कम सीनियरिटी बेसिस पे होगा, और दूसरा जो हमने बोला था 25% सोली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट होगा, जहां पे हमने LDC की एग्जाम जो थी वो कंडक्ट करे थे। विद रिस्पेक्ट टू हमने डायरेक्ट अपॉइंटमेंट क्या बोला कि 25% डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज आपका, and that direct recruitment is only from the stream of practicing advocates। ये जो दो स्ट्रीम्स है कि डायरेक्ट हो सकता है या प्रमोशन के थ्रू हो सकता है, और ये जो डायरेक्ट है यहाँ पे सिर्फ आप क्या बोल सकते हो बार से, मतलब जो एडवोकेट्स है सिर्फ वही डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के थ्रू क्या बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं। दिस इज द कंटेंशन ऑफ द रिस्पोंडेंट कि ये जो दो स्ट्रीम्स है, दो सोर्सेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज है, वो क्या है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट और प्रमोशन। प्रमोशन में हमने जो भी प्रैक्टिस, जो भी पर्सन जो सिविल सर्विसेज जो जुडिशियल सर्विसेज में है उनको हम चांस दे रहे हैं कि आप थ्रू प्रमोशन यहाँ पे भी 25% की एग्जाम दे सकते हो आप, यहाँ पे 50% में आप डायरेक्ट सीनियरिटी के बेसिस पे क्या कर सकते हो, प्रमोशन के थ्रू डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हो। जो ये 25% है, ये जो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट का है, उसके लिए हमने बोला कि सिर्फ और सिर्फ जो है एडवोकेट्स हैं वही एलिजिबल हो सकते हैं, और इट हैज बीन सेटल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ऐसा जो आर्ग्यूमेंट है वो रिस्पोंडेंट बोल रहा है। नेक्स्ट स्टेयर डिसाइसिस का प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर एक बार कुछ डिसाइड कर दिया है तो उसी को फॉलो करो। तो वही बोल रहे हैं हम यहाँ पे, स्टैंड बाय द डिसीजन एंड नॉट टू डिस्टर्ब व्हाट इज सेटल। कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने धीरज मौर्य केस में अगर हम देखें तो उसमें भी, उसके पहले भी अगर कोई भी केसेस थे उसमें सेटल कर दिया था कि ये जो 25% रिजर्व जो कोटा है वो किसके लिए, सिर्फ एडवोकेट्स के लिए जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिनकी प्रैक्टिस 7 ईयर्स की कंप्लीट हो गई है। इज अ डॉक्ट्राइन विच क्लियरली applies to the present reference। The question raised by serving judicial officer in the present matter are covered by over 6 decades of stare decisis। The direction issued by this court in
डायरेक्टिंग अ कोटा, ये कौन सा है? ये जो 2002 का केस है, जिसको अभी 2025 में हमने क्या कर दिया था, ये कोटे को वापस से रिवाइज कर दिया था, जो अभी हमने देखा 50, 25 और 25 का। For recruitment to the post of district judge in all state, with 25 being exclusively reserved for eligible advocates. The term services, अब ये सर्विसेज हमने यूज करी थी आर्टिकल 233 क्लॉज 2 में, कि कोई भी पर्सन जो कि यूनियन या फिर स्टेट की सर्विसेज में नहीं है, जो ये सर्विसेज लिखा था, कि अगर आपने देखा होगा कि 233 का क्लॉज अभी हमने देखा था, कि उसी बेसिस पे हम आर्टिकल 233 क्या बता रहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज का जो अपॉइंटमेंट हो सकता है वो कौन करेगा? क्लॉज 1 में बोल रहे हैं कि गवर्नर करेगा। सेकंड क्लॉज में हम बोल रहे हैं कि इफ अ पर्सन नॉट ऑलरेडी इन सर्विसेज ऑफ द यूनियन और स्टेट, तो ये जो सर्विसेज लिखा है, इस सर्विसेज का क्या मतलब है? तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं ये सर्विसेज का मतलब है जुडिशियल सर्विसेज, जुडिशियल ऑफिसर्स। तो यहाँ पे जो भी पर्सन जो जुडिशियल सर्विसेज में स्टेट की या फिर यूनियन की जुडिशियल सर्विसेज में नहीं है, उनकी हम बात कर रहे हैं। See, the term has been held to mean judicial services in the case of Chandra Mohan versus State of UP and others. The wording of Article 233 Clause 2 is unequivocal in distinguishing those who are already in service and placing them in a separate category. तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं क्योंकि Clause 2 of Article 233 क्या बोल रहा है? जो भी पर्सन सर्विसेज में नहीं है स्टेट या यूनियन की, मतलब जो भी जुडिशियल ऑफिसर नहीं है, उसके लिए 7 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ एडवोकेट या प्लीडर चाहिए। इसलिए हम बोल रहे हैं रिस्पोंडेंट इज सेइंग दैट देयर इज सेपरेट बाइफर्केशन, यहाँ पे आपका अनइक्विवोकल सेग्रीगेशन हो गया है कि आप कैसे कर सकते हो, एडवोकेट है तो आपको चाहिए 7 years का, दूसरी तरफ अगर आप सर्विसेज में हो तो आप प्रमोशन के थ्रू कर सकते हो। बट यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि ये जो 7 years का क्लॉज 2 में बोल रहा है, क्लॉज 2 में आप जुडिशियल ऑफिसर्स को इंक्लूड नहीं कर सकते हो, ऐसा रिस्पोंडेंट का आर्ग्यूमेंट है। It is therefore evident that the said provision applies only to those who are not in judicial services, either of the union or state. Next, once an individual joins the stream of services, he ceases to be an advocate. A person in judicial services cannot simultaneously also be a practicing advocate. ये होता है कि कोई भी पर्सन अगर जुडिशियल ऑफिसर बनता है तो जो भी उसकी एडवोकेसी थी वो उसको सीज करनी पड़ती है, जो भी मेंबरशिप थी उसको वो रिजाइन करना पड़ता है, तो ये तो हम मानते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो क्लॉज 2 में हमने लिख दिया है कि आप अदर देन अ पर्सन अदर देन इन सर्विसेज है, सिर्फ उसी की बात कर रहा है और सिर्फ वही एलिजिबल होंगे अंडर दैट क्लॉज, इज देयरफॉर नॉट एलिजिबल फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज अगेंस्ट द कोटा रिजर्व फॉर एडवोकेट्स। दस रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग 7 years और मोर टू कंटिन्यूस स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, जो ये 7 years का एक्सपीरियंस है सिर्फ एडवोकेट्स के लिए और सिर्फ उन्हीं को आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के थ्रू डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट के लिए एलिजिबल मान सकते हो। 25% जो कोटा है वो सिर्फ एडवोकेट्स के लिए लगना चाहिए। दिस वॉज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स। नाउ ये जो केस हमने रेफर किया था, कि जो केस था धीरज मोर वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली 2020 का जो जजमेंट है, जिसमें बोल दिया था कि यहाँ पे जो ये पोस्ट है वो सिर्फ किसके लिए, इनके लिए। तो ये एक आर्ग्यूमेंट था जिसको हम आगे चल के देखेंगे किस 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 जजमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ रजनीश किसको बोला कि यहाँ पे जो बैड इन लॉ है, कि दिस जजमेंट वर कंसिडर्ड बैड इन लॉ। तो कौन सा जजमेंट है इसको भी हम देखेंगे कि क्या हेल्ड किया था। द कोर्ट हेल्ड दैट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज डिस्ट्रिक्ट जज as against the quota fixed for the advocates of leader, incumbent has to be practicing advocates and must be in practice as on the cutoff date and the time of appointment. He must not be a judicial officer. कि इस केस में हमने बोला, इस केस में हम बोल रहे हैं कि जो भी पर्सन अगर आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट चाहते हो ऑन टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, तो उसके लिए जब आपने अप्लाई किया तब भी आप क्या होने चाहिए, एडवोकेट होने चाहिए। जब आपका अपॉइंटमेंट हुआ तब भी आप क्या होना चाहिए, तब भी आप एडवोकेट होने चाहिए। क्योंकि हमारे केस में भी क्या हुआ था कि एक पर्सन था जिसने अप्लाई किया जब वो एडवोकेट था, बट ड्यूरिंग दिस टाइम उसने जुडिशियल सर्विसेज या फिर जुडिशियल ऑफिसर बन गया, एंड ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ही वॉज नॉट एन एडवोकेट। तो हम क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या जो भी पर्सन एलिजिबल होगा फॉर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, वेदर ही हैज टू बी एन एडवोकेट एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन और एट द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और बोथ। तो ये हमारा क्वेश्चन था। सो दिस क्वेश्चन वाज
was answered in the case of Dheeraj More versus High Court of Delhi, जहां पे ये बोला गया कि जो भी पर्सन डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेना चाहता है फ्रॉम द कोटा ऑफ एडवोकेट्स, तो उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि वो डेट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर भी एडवोकेट हो। जब उनका अपॉइंटमेंट हुआ है तब भी वो क्या होना चाहिए, वो एडवोकेट होना चाहिए, उनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू होना चाहिए टू फ्रॉम द डेट ऑफ application and also on the date of appointment. See, for constituting experience of 7 years of practice as an advocate, experience obtained in judicial services cannot be equated, combined, and advocate pleader should be in practice in the immediate past for 7 years and must be in practice while applying on the cut-off date. कि ऐसा आता है कि कोई भी अगर आप एप्लीकेशन फाइल करते हो, कोई भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, सर इफ एनी पर्सन हैव 7 years of experience then he is or she is eligible. यस yes, यही हम बोलेंगे कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में क्या डिसाइड किया। ये तो हम क्या देख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स देख रहे हैं पिटिशनर के और रिस्पोंडेंट के, कि यहाँ पे 7 years का एक्सपीरियंस अगर है किसी भी पर्सन के पास में, और अगर वो उसके एक्सपीरियंस के बाद में अगर जुडिशियल ऑफिसर बन गया, तो क्या या आप उसको पर्सन को एलिजिबल नहीं मानोगे? तो हम बोल रहे हैं नहीं मानेंगे हम। तो ये तो लास्ट पॉइंट है हमारा डिसीजन का, जो भी इस केस में रजनीश केस में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने डिसीजन दिया है, यही जो आपने लिखा है वही हम बोलेंगे कि जो भी पर्सन है अगर उसके पास 7 years का एक्सपीरियंस है एज एन एडवोकेट, या फिर इस 7 years में वो पार्टली एडवोकेट था, पार्टली जुडिशियल ऑफिसर था, तो उसको भी हम काउंट करके क्या बोलेंगे, वो एलिजिबल होगा। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट और कंक्लूजन ऑफ द जजमेंट। अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं जो भी जजमेंट्स पुराने थे जिसके बेसिस पे हमने जुडिशियल ऑफिसर्स को बार करा था फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, इस केस में हमने क्या बोला था, तो हम इस केस में धीरज मोर वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में बोला था कि कोई भी पर्सन अगर उसको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करना है टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए हम बोल रहे हैं कि उसको कट ऑफ डेट के ऊपर भी, एप्लीकेशन डेट के ऊपर भी, जब अपॉइंट हो रहा है तब भी क्या होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए, और उसकी प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूइंग प्रैक्टिस होनी चाहिए टिल द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। और ये जो जुडिशियल ऑफिसर अगर वो कभी जुडिशियल ऑफिसर बन जाता है, तो उस टाइम का ड्यूरिंग द टाइम ही इज अ जुडिशियल ऑफिसर वो हम काउंट नहीं करेंगे। should be in practice in immediate past for 7 years and must be in practice while applying on the cutoff date fixed under the rules and should be in practice as advocate on the date of appointment. So this case would be said bad in law, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो सिर्फ मैंने इसलिए रिफर किया कि हमको पता होना चाहिए कि जो पुराना केस था जो 2020 में रिफर किया गया था, जिसने ये लॉ सेटल किया था, ये 3 जज बेंच का जजमेंट था, जिसमें हमने बोला कि जुडिशियल ऑफिसर्स जो हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे अगर काउंटिंग देयर जुडिशियल सर्विसेज एंड एडवोकेसी, अगर फिर भी उनके पास 7 years है तो भी वो एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि हमने क्या बोला कि जो भी पर्सन है उसकी 7 years की एडवोकेसी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और वो कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए टू द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट, अब अगर हम देखें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के रीजनिंग चालू होती है कि यहाँ पे नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द रीजनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाउ सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड दिस केस एंड व्हाट रीजंस दे हैव गिवन। तो हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, आर्टिकल 233 का इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन रीडिंग ऑफ क्लॉज 2 ऑफ द आर्टिकल 233 of the constitution would reveal that for appointment of a person to the post of district judge, two streams are provided: a person not already in the services of the union and or state, an advocate or a pleader। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि कोई भी पर्सन डिस्ट्रिक्ट जज कैसे बन सकता है, अगर वो कोई पर्सन क्या हो गया कि कोई अगर यहाँ पे हम बोल रहे हैं क्लॉज 2 में क्या दो चीजें दिख रही है, तो हम बोल रहे हैं कि कोई भी पर्सन जो सर्विसेज ऑफ यूनियन या स्टेट में नहीं है। सेकेंडली हम बोल रहे हैं कि वो क्या है, एडवोकेट या फिर प्लीडर है, हु हैज बीन एन एडवोकेट और प्लीडर फॉर नॉट लेस देन 7 years। ठीक है, द फर्स्ट क्लॉज ऑफ आर्टिकल 233 स्पीक्स फॉर अपॉइंटमेंट, कि अगर हम देखें आर्टिकल 233 का क्लॉज 1, उसमें हमको क्या पता चलता है, विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट हो गया, प्रमोशन हो गया, वो कौन कर रहा है, तो वो हम बोल रहे हैं जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो कौन है, गवर्नर है, इन कंसल्टेशन with the high court, speaks of appointment, posting and promotion of district judge in a state which shall be made by the government of state governor of state in consultation with the high court. Clause 2 of the article 233 does not restrict appointment of the person employed in the union or services to the post of district judge, but enables
In addition, advocates, तो यहाँ पे Supreme Court has started referring that this clause 2 does not restrict the persons who are in the services of union or state. It is merely saying that in other than this person who are eligible. तो वो क्या बता रहा है, पर्सन की एलिजिबिलिटी बता रहा है जो कि जुडिशियल सर्विसेज में नहीं है. सो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कोई भी पर्सन जो कि सर्विसेज में नहीं है वो एलिजिबल कब होगा, जब उसके पास 7 years का एक्सपीरियंस है. सो हियर इट इज मियरली प्रोवाइडिंग अ पर्सन हु कैन बी एलिजिबल ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस एज एन एडवोकेट. ठीक है, तो ये नहीं बोल रहा है कि द पर्सन हु इज इन अ जुडिशियल सर्विसेज इज नॉट एलिजिबल. So it is not a restricting clause, it is merely providing an eligibility clause with respect to the person other than judicial service officers. ठीक है. Next, the court discussed various previous cases or judgments of the Supreme Court which dealt with the Article 233 of the Constitution. So हम जो बोल रहे थे stare decisis का principle, respondent has claimed that the principle or the doctrine of stare decisis should have applied in this case and there is no way to entertain the petition. क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड है. तो ऑलरेडी डिसाइडेड है प्रीवियस केसेस के बेसिस पे. तो कौन से प्रीवियस केसेस? द सुप्रीम कोर्ट हैज रिफर्ड दिस केसेस एंड डिस्कस्ड अबाउट देम. तो फर्स्ट केस था रमेश्वर दयाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर वर्सेस of 1960 Supreme Court. In this case, the interpretation of Article 233 was discussed. So Article 233 is self-contained provision regarding the appointment of district judge. As to the person who is already in the services of union or state, no special qualification are laid down and under clause 1 the governor can appoint such person as a district judge. तो यही बोला. In this case the Supreme Court said कि यहाँ पे क्या बोला गया था, it was discussed that Article 233 में अगर हम क्लॉज 2 में देखें तो वो एक दूसरे पर्सन की एलिजिबिलिटी बता रहा है और जुडिशियल सर्विसेज ऑफिसर के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं बता रहा है. और क्लॉज 1 में अगर हम देखें तो गवर्नर जो है वो अपॉइंट कर सकता है इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट. तो विद रिस्पेक्ट टू क्लॉज 1 कोई भी गवर्नर अगर चाहे इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट किसी भी जुडिशियल ऑफिसर्स को क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है in consultation with the relevant high court. As to the person not already in service, अगर कोई पर्सन जुडिशियल ऑफिसर नहीं है उसके लिए हमको क्लॉज 2 देखना पड़ेगा. ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे in the case of रमेश्वर दयाल versus state of पंजाब, the court held that कि अगर कोई पर्सन जुडिशियल ऑफिसर है तो उस केस में आप डायरेक्टली क्लॉज वन में क्या कर सकते हो, गवर्नर अपॉइंट कर सकता है इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट. इफ एनी अदर पर्सन इज देयर हु इज नॉट इन द जुडिशियल सर्विसेज, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पहले क्लॉज 2 को देखेंगे. उस क्लॉज 2 की कंडीशंस देखेंगे कि अगर कोई भी पर्सन है जो कि जुडिशियल सर्विसेज में नहीं है उसके लिए हम बोल रहे हैं कि 7 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए. और वो रिकमेंड कौन करेगा, उस पर्सन को रिकमेंड कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा कि हाई कोर्ट वुड रिकमेंड. और उसके बाद में यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो सकता है अंडर क्लॉज 1. ठीक है, सो ये एक क्लासिफिकेशन इन्होंने बताया. As to a person not already in services, a qualification is laid down in clause 2 and all that is required is that he should be an advocate or a pleader of 7 years standing. It is thus clear that source of appointment for both an in-service candidate and a direct recruited candidate is provided in clause 1 ऑफ आर्टिकल 233. यही हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट क्लॉज 1 में कर रहे हो तो इनका भी अपॉइंटमेंट क्लॉज 1 में हो सकता है. इनका भी सिर्फ हम बोल रहे हैं एक बीच में आपका क्लॉज 2 आएगा जिसमें आप उसकी एलिजिबिलिटी बताओगे और फिर जो अपॉइंटमेंट होगा वो क्लॉज 1 में ही होगा. क्लॉज 2 of Article 233 of the Constitution deals with the two aspects, qualification of an advocate and secondary necessity of the recommendation of the High Court. यही बोल रहे हैं हम कि यहाँ पे जो भी पर्सन है उसका, जो भी एडवोकेट है जिसके पास में 7 years का एक्सपीरियंस है, जो भी प्लीडर है उसको रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट चाहिए, तब जाके वो क्या हो सकता है, अपॉइंट हो सकता है इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट. तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं डायरेक्टली कोई भी जुडिशियल ऑफिसर डायरेक्टली अपॉइंट हो सकता है इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट. बट हियर देयर इज एन इंटरमीडिएट स्टेज जहां पे आप उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी एलिजिबिलिटी चेक करोगे, उसके पास 7 years का है कि नहीं है, फिर आप उसका अपॉइंटमेंट कर सकते हो. ठीक है,
So this was discussed in the case of Rameshwar Dayal versus State of Punjab and other in the year of 1960. तो यहाँ पे ये जो 1960 का केस है, अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने धीरज मोर का 2020 वाला जजमेंट देखा था जिसमें उन्होंने मना कर दिया, बट ये तो उससे भी प्रीवियस केसेस है और ये जो है ये हायर जज बेंच है, यहाँ पे जो बेंच स्ट्रेंथ है वो हायर है देन द धीरज मोर केस, तो ये तो उसका भी प्रेसिडेंट हो गया। तो इस it has to be considered by the case by the Supreme Court in the case of धीरज मोर, बट यहाँ पे उन्होंने ये केस को कंसिडर नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट चंद्र मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जो रिस्पोंडेंट ने जो एक केस ये हमने देखा जो साइट किया था विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज की, जो हमने बोला कि आर्टिकल 233 क्लॉज 2 में जो लिखा है अ पर्सन नॉट इन सर्विसेज ऑफ यूनियन और स्टेट, तो ये जो सर्विसेज टर्म है वो सर्विसेज टर्म क्या है, जुडिशियल सर्विसेज है। सर्विसेज इन आर्टिकल 233 clause 2 means judicial services, so this has been discussed in the case of Chandra Mohan versus state of UP, ठीक है। सो इन दिस केस ऑफ, ये भी कब का है, 1966 का है। सो यहाँ पे अगर हम ये दोनों केसेस देखें 1960 का और 1966 का, तो ये दोनों तो पहले के हैं एज कंपेयर टू 2020 केस जो धीरज मोर का केस आया है जो कि 3 जज बेंच है, बट ये दोनों क्या है, ये लार्जर बेंचेस है। सो यहाँ पे इन दोनों को हमको प्रेसिडेंस देनी चाहिए थी एज and not the Dheeraj More case. But देखो, the court in the said case thereafter examined the entire scheme of Article 233 to 237। यहाँ पे जितने भी 233 से लेके 237 तक अगर हम आर्टिकल्स देखें तो यहाँ पे सब में क्या हो रहा है, अपॉइंटमेंट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। After examining the scheme, this court observed that the gist of the said provision may be stated that appointment of a person to be and the posting and promotion of district judge in any state shall be made by the governor of the state. There are two sources of recruitment, the services of the union or state and the members of the bar। कि क्या हो सकता है, जो जुडिशियल सर्विसेज में है या फिर जो बार में है उन पर्सन के हमारे ये सोर्सेस हो सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। द सेट जजेस फ्रॉम द फर्स्ट सोर्सेस आर अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। कि हमने क्या बोला कि क्लॉज 1 में हम बोल रहे हैं कोई भी पर्सन को आप अपॉइंट कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट जज का, आप डिस्ट्रिक्ट जज के ऑफिसर के लिए अगर देर इज, कौन अपॉइंट कर सकता है, गवर्नर, इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, फ्रॉम द फर्स्ट सोर्स आर अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू जुडिशियल सर्विसेज ऑफिसर, एंड दोस फ्रॉम द सेकंड सोर्सेज जो कि बार के हैं, जो एडवोकेट्स हैं, आर अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट। तो इसके रिस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट होगी, उसमें हम ये कहा है क्लॉज 2 में, क्लॉज 2 के बाद हम कहा जाएंगे क्लॉज 1 में। वॉट एवर द सर्विसेज, whether services in article 233 clause 2 of the constitution is any services of the union or state। ये जो इस क्वेश्चन में इस केस में क्या रेफर किया गया था कि जो सर्विसेज लिखी गई हैं, क्या इसका मतलब कोई भी सिविल सर्विसेज का है क्या, कि अगर सपोज कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई एमपीपीएससी के थ्रू अगर कोई डिप्टी कलेक्टर है, तो इन पर्सन को भी आप क्या मान सकते हो सर्विसेज अदर देन सर्विसेज इन यूनियन और स्टेट, क्योंकि ये भी तो सर्विसेज है। सिविल सर्वेंट्स तो वो भी होते हैं, आईएएस ऑफिसर भी होता है, डिप्टी कलेक्टर भी होता है, कि जो स्टेट में अपॉइंटेड है, जो सेंट्रल ने अपॉइंट किया है, यूपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, तो उन केसेस में ये जो सर्विसेज में है, क्या यहाँ पे हम सर्विसेज को इन सर्विसेज से भी इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे द सुप्रीम कोर्ट सेड दिस कोर्ट देयर आफ्टर इन चंद्र मोहन केस कंस्ट्रूड द एक्सप्रेशन द सर्विसेज इन क्लॉज 2 of article 233 of the constitution as जुडिशियल सर्विसेज। तो जहां यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि जब क्लॉज 2 में लिखा है अ पर्सन नॉट इन सर्विसेज ऑफ स्टेट एंड यूनियन, तो उसका क्या मतलब है, अ पर्सन नॉट इन जुडिशियल सर्विसेज, तो जो भी पर्सन जुडिशियल ऑफिसर नहीं है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिजायर दैट व्हेन द रिक्रूटमेंट इज मेड डायरेक्टली ओनली द एडवोकेट्स हैविंग 7 years of experience would be considered for appointment, it would not have put the word a person not already in service। कि अगर हम ये देखें कि आर्टिकल 233 में इफ द इंटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर सच दैट ओनली एडवोकेट्स अंडर क्लॉज 2 कैन बी अपॉइंटेड एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, कि हमने क्लॉज 1 देखा कि गवर्नर के पास पावर है इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, ही कैन अपॉइंट, ही कैन पोस्ट और ही कैन प्रमोट द पर्सन, ठीक है। ये हम क्या बात कर रहे हैं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, गवर्नर है,
ठीक है। अब यहाँ पे अगर सपोज कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का ये इंटेंशन होती कि सिर्फ एडवोकेट्स ही हैं, तो वो डायरेक्टली लिख देते कि एडवोकेट हु ओनली एडवोकेट्स जिनके पास 7 years का एक्सपीरियंस है, एज ए प्रैक्टिस है एडवोकेसी की, वो एलिजिबल होंगे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट में। तो उनका ये पर्पस कि नॉट इन सर्विसेज जो उन्होंने लिखा है, इसका लिखने का कोई इंटेंशन तो होगा। देयर हैज टू बी सम इंटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स फॉर इंक्लूडिंग द वर्ड अ पर्सन नॉट इन सर्विसेज, मतलब वो ये भी, उनको ये भी लग रहा होगा कि सर्विसेज के थ्रू भी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो सकता है। सो द words which are used in clause 2 are such which is showing the intention of the constitutional makers that they don't only want advocates to be appointed to direct appointment. ठीक है। is the in the first part of the clause 2 of article 233 of the constitution, it is therefore to be presumed that the constituent assembly has used the said words with a purpose. क्या purpose है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर एडवोकेट्स हैं तो उनके लिए 7 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि जुडिशियल ऑफिसर्स का डायरेक्ट अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज नहीं हो सकता है। ठीक है। So next, the state of Assam and others versus Kuseshwar, Saika and others of 1969. It is thus clear that this court in unequivocal terms held that appointment as well as promotion of persons to district judge is a matter for the governor in consultation with the High Court, and the expression district judge includes additional district judge. तो जो मेन पॉइंट इस जजमेंट में बोली गई थी कि जो हम देख रहे हैं 233 में देखा जो हमने कि वहां पे अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज की बात करते हैं, पर क्या यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज में हम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को भी इंक्लूड करते हैं? कि अगर आपने देखा होगा कि कोई भी पर्सन प्रिपरेशन कर रहा है एडीजे लेवल की जज की, ठीक है, एडीजे की एग्जाम की प्रिपेयर कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? एडीजे मतलब जो भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है उस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, उस पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट होता है। मतलब ये डिस्ट्रिक्ट जज को जो अपॉइंटमेंट का हम 233 में बोल रहे हैं, दैट इंक्लूड्स द पोस्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। इसके लिए कोई अलग से आर्टिकल नहीं है जिसमें आपको अपॉइंटमेंट ऑफ एडीजी के बारे में बताएगा। तो दिस आर्टिकल 233 विच टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड्स द टर्म एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। तो इसी आर्टिकल में अगर कोई पोस्ट हम बोल रहे हैं एडीजे की निकली है, उसका यही मतलब है ये किससे गवर्न होगा? 233 से ही गवर्न होगा। District judge includes additional district judge and additional session judge. This court further observed that the district judge may be directly appointed or may be promoted from the subordinate rank of the judiciary. कि आप जो है जुडिशरी के सबॉर्डिनेट जजेस हैं उनका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी हो सकता है और उन्हीं का क्या हो सकता है? उनका प्रमोशन के थ्रू भी हो सकता है। It has been observed that Article 233 Clause 1 is intended to take care of both. It concerns with initial appointment as well as promotion of a person to either district judge or any of the category included. तो हम बोल रहे हैं clause 1 of article 233 includes all the appointment either from an advocate और जो भी judicial officer हैं, अगर उनका direct appointment हमको करना है तो वो भी included होंगे under the clause 1. Is it clear? See, जो हम बोल रहे थे judgments considered bad in law. So here in this case of 2025 जो रजनीश केस है उसमें 2 जजमेंट्स को बैड इन लॉ बताया है कि जिसको बेसिस लेके धीरज मोर केस में हमने बोला था कि यहाँ पे जो एडवोकेट्स है सिर्फ उन्हीं के लिए कोटा रिजर्व्ड है और सिर्फ वही जो पर्सन जिसकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस होगी सिर्फ उन्हीं को हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल कंसिडर करते हैं। सो अगर केस हम देखें सत्यनारायण वर्सेस हाईकोर्ट of Judicature of Allahabad and the Dheeraj More versus High Court of Delhi. तो इन 2 केसेस को इन द केस ऑफ रजनीश केस हमने क्या बोला है? बैड इन लॉ बोला है। मतलब जो भी हेल्ड किया गया था इन केसेस में उनको हमने बोला है वो गलत है, रॉन्ग है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा एंड नॉट इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम बोले कि क्या बताया गया था, तो व्हाट वर डिस्कस्ड इन दिस केसेस, तो इन द केस ऑफ सत्यनारायण सिंह वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद एंड अदर्स ऑफ 1985, Supreme Court in 2025 judgment held that the finding of this court in the said case that the second clause of Article 233 is confined in its application to a person not already in services of
confined to persons not already in services of the union or state in our view erroneous कि यहाँ पे in this case it has said that it is only for the purposes of advocates and only for the purposes of advocates who are eligible for direct appointment under clause 2 जो clause 2 है वो सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा है जिनकी एडवोकेट्स के बारे में और जुडिशियल सर्विसेज में जो ऑफिसर है उनकी कोई बात नहीं कर रहा है या फिर उनको एलिजिबल नहीं कंसिडर कर रहा है ये को हमने क्या बोला दिस इज रॉन्ग द फाइंडिंग दैट देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टू सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड द डिकोटोमी इज मेंटेन इन आवर व्यू इज नॉट करेक्ट ये जो अपॉइंटमेंट का हमने बोला कि सिर्फ प्रमोशन अगर जुडिशियल ऑफिसर हो तो प्रमोशन के थ्रू जाओगे अगर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है तो वो किसका हो सकता है बार के हो सकता है मतलब एडवोकेट्स का हो सकता है तो दिस सेग्रीगेशन इज रॉन्ग further the finding that the two streams are separate until they come together by appointment कि हम बोल रहे हैं कि कोई भी पर्सन जो कि डायरेक्ट अपॉइंटमेंट से थ्रू हो रहा है फिर या फिर प्रमोशन के थ्रू हो रहा है वो कब जाके इक्वल बनेंगे जब वो डिस्ट्रिक्ट जज बन जाएंगे उसके पहले दोनों में कोई सिमिलैरिटी या दोनों में कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है the same ship cannot sail both the streams simultaneously does not lay the correct law the observation made in Satyanarayan Singh case that if a person who is already in services is appointed as district judge on the recommendation of the high court thereby overlooking the claim of all other seniors तो अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि अगर सपोज हमने डिस्ट्रिक्ट जज के लिए किसी भी जूनियर जज को अपॉइंट कर लिया है डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के थ्रू कि अगर हम बोल रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट जज है हम बोल रहे हैं डायरेक्ट आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो अगर इस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हम एडवोकेट के साथ साथ जुडिशियल ऑफिसर्स को भी इंक्लूड करने दें या फिर ये जो एग्जाम होती है डायरेक्ट अपॉइंटमेंट की उसमें जुडिशियल ऑफिसर्स को भी अलाउ करें तो जितने भी दूसरे जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं जो कि इनसे सीनियर होंगे उनको हम क्या करेंगे उनके लिए हम बोल रहे हैं कि आप उनको अनरीजनेबली डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो कि ये आप क्या कर रहे हो कि ये जो जुडिशियल ऑफिसर है अगर सपोज जूनियर जुडिशियल ऑफिसर होता जिसकी यहाँ पे सपोज जो जुडिशियल ऑफिसर है वो जूनियर है एज कंपेयर टू अदर जुडिशियल ऑफिसर बाय गिविंग दिस डायरेक्ट एग्जामिनेशन टू बिकम डिस्ट्रिक्ट जज अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज बन जाता है तो उस केस में जो भी उनके सीनियर जुडिशियल ऑफिसर होंगे वो उनसे हायर पोजीशन पे आ गया तो ऐसे करने से इफ यू आर अलाउिंग सच जुडिशियल ऑफिसर टू गेट एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एग्जामिनेशन टू बिकम अ डिस्ट्रिक्ट जज सो you would be differentiating such senior judicial officer see that if a person who is already in services is appointed as a district judge on the recommendation of high court thereby overlooking the claims of all other seniors in subordinate judiciary would violate article 14 and 16 of the constitution मतलब आप जो दूसरे सीनियर्स है उनसे ज्यादा अगर इनको अलाउ कर दोगे या फिर इनको अलाउ कर दोगे और जिसकी वजह से जो सीनियर जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो ये उनसे बड़ी पोस्ट पे आ जाएंगे तो ये उनके अगेंस्ट कैसा होगा डिस्क्रिमिनेटरी होगा तो ये रीजनिंग क्या है गलत है क्योंकि आप क्या कर रहे हो आप ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट उनको अलाउ कर रहे हो कि वो एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर एग्जाम क्लियर होगा तभी वो डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे तो ये तो ऑप्शन सीनियर जजेस के पास भी है कि अगर वो सीनियर जजेस चाहें तो वो भी एलिजिबल हैं अगर वो भी एग्जाम देना चाहें तो बन सकते हैं यहाँ पे देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन जूनियर जुडिशियल ऑफिसर एंड सीनियर जुडिशियल ऑफिसर जो भी पर्सन अगर एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए तो वो एग्जाम दे और डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है सो देर इज नो अनरीजनेबल discrimination or violation of article 14 or 16 on the contrary we find that it will enable the more meritorious candidates among the judicial officers to compete with the advocates and only if they are found to be more meritorious will they be selected and appointed तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हम मेरिट को क्या कर रहे हैं मेरिट को सपोर्ट कर रहे हैं मेरिट को और बढ़ावा दे रहे हैं कि अगर जो भी पर्सन मेरिटियस होगा वही इस एग्जाम को क्लियर करके डिस्ट्रिक्ट जज बनेगा क्योंकि एडीजे की एग्जाम भी क्या होगी बहुत डिफिकल्ट होगी तो यहाँ पे जितने भी सीनियर एडवोकेट्स हो गए सीनियर जुडिशियल ऑफिसर हो गए अगर उनका कोई जुडिशियल जूनियर जुडिशियल ऑफिसर एडीजे जज एग्जाम क्लियर कर सकता है कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे सोनली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ही हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डिस्ट्रिक्ट जज और यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा जो भी एडवोकेट सीनियर एडवोकेट्स हो गए या फिर सीनियर जुडिशियल ऑफिसर्स हो गए उनके साथ में नेक्स्ट द कोर्ट देयरफॉर फाइंड दैट बारिंग अ पर्सन हु इज अदरवाइज एलिजिबल बट एट द टाइम ऑफ एडवर्टाइजमेंट is in judicial services of the union or the state and is prevented from competing with the candidates who are advocates having practice of 7 years for appointment in the stream of direct recruitment would result in denial of an equal treatment कि अगर हम इन persons को कि ये जो जुडिशियल ऑफिसर हैं अगर इनकी
सपोज हम बोले कि 3 इयर्स की प्रैक्टिस पहले थी और जुडिशियल ऑफिसर ये 3 साल का एक्सपीरियंस होल्ड कर रहे हैं, तो अगर इनके पास भी 7 इयर्स है और एडवोकेट के पास 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो इन दोनों का आप डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हो? दिस पर्सन ऑल्सो हैज अ 7 years experience including judicial services and advocacy and this person has 7 years experience as an advocate, तो इन दोनों का आप डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दो, ठीक है। डिनायल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट होगा। व्हेन अन अपॉइंटमेंट आर मेड सोली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, देन द क्लेम ऑफ मेरिटियस जुडिशियल ऑफिसर्स कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। इट इज ओनली मेरिट एंड मेरिट अलोन दैट मैटर्स। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन ही ले रहे हो जिसमें आप मेरिट को चेक कर रहे हो, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द पर्सन इज हैविंग 7 years of advocacy practice and here the person is having concluded 7 years of advocacy and judicial services experience, तो उसको आप discriminate नहीं कर सकते हो। So this judgment has supported that the judicial officers who have experience of 7 years including any advocacy earlier advocacy practices, they would be considered eligible for the direct appointment. नेक्स्ट, ये हमने क्या बोला, ये जो केस था धीरज मोर वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ऑफ 2020 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इज बैड इन लॉ। तो ये हमको पता होना चाहिए कि जो केस है ये क्या है, बैड इन लॉ है। Wherein the major issue that arises for its consideration is that as to whether eligibility for appointment as district judge is to be seen at the time of appointment or at the time of application of both। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2018 लिखा है। So in this case there was two cases कि एक हुआ था डिवीजन बेंच के पास में केस आया सबसे पहले 2018 में और ये रेफर किया गया 3 जज बेंच को। 3 जज बेंच को उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिसको एक हायर बेंच डिसाइड करनी चाहिए। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 जज बेंच से डिसाइड किया था। आया मैटर टू डिवीजन बेंच के सामने था इन द ईयर ऑफ 2018 और फिर उसके बाद में हमने इसको रेफर किया और डिसीजन जो दिया 3 जज बेंच ने 2020 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने पूछा था कि क्या आपको एडवोकेसी की प्रैक्टिस कब चेक करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन डेट के ऊपर, जब मैंने अप्लाई किया, जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, या फिर दोनों पे। तो इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट द पर्सन हैज टू बी इन कंटिन्यूअस प्रैक्टिस एंड इट हैज टू बी चेक वेदर ही वाज एन एडवोकेट एट द कट ऑफ डेट और एप्लीकेशन डेट और एट द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, दोनों में होना जरूरी है। Upon interpretation of Article 233, held that only mode provided for appointment in services candidate to the post of district judge was by way of promotion. So in this case, it was held that if a person who is in judicial services want to become a district judge, तो वो सिर्फ एक option के through ही बन सकता है district judge, that is promotion, and he cannot directly be appointed or direct examination के through district judge नहीं बन सकता है। This court had laid down that insofar as district judge recruited directly from the bar are concerned, the governor can appoint only advocates recommended by the High Court and Rule 14 therein, which provides for judicial officers to be appointed। तो इस केस के पहले क्या था कि जुडिशियल ऑफिसर्स को भी अलाउ कर रहे थे फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज थ्रू डायरेक्ट अपॉइंटमेंट। मींस यहाँ पे हम पहले अलाउ करते थे जुडिशियल ऑफिसर्स को, बट आफ्टर दिस केस हमने क्या करा, उनको अलाउ नहीं किया। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो भी रूल्स हैं उनको गलत बताया गया है। The court further reiterated that it was only the advocates who could be appointed as district judges by way of direct recruitment, hence held that for direct recruitment as a district judge as against the quota fixed for the advocates or pleaders, incumbent has to be practicing advocates and must be in practice as on the cutoff date and at the time of अपॉइंटमेंट। तो सेम सी जो हमने पहले डिस्कस करी कि यहाँ पे जो भी पर्सन है उसको एज पर धीरज मोर केस क्या बोला गया कि अगर आपको अपॉइंटमेंट डायरेक्ट अपॉइंटमेंट चाहिए विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जज पोस्ट, तो आपको क्या होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए, 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये जो प्रैक्टिस है वो आपकी कब काउंट होगी, आपकी डेट ऑफ कट ऑफ भी होगी एंड और आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पे भी चेक की जाएगी। नेक्स्ट, and at the time of appointment he must not be in judicial services or other services of the union or state for constituting experience of 7 years of practice as an advocate। Experience obtained in judicial services cannot be equated, मतलब जो भी person judicial services में है उतने time को हम include नहीं करेंगे for the calculation of 7 years। So this has been said in the case of Dheeraj Moore versus High Court of Delhi, and this has been considered bad in law in the case of Rajneesh case। Next, so here certain
certain interpretation principle has also been discussed by the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आर्टिकल 233 को इंटरप्रेट किया है, उसके रिस्पेक्ट में जो भी हम बोलते हैं कि जो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या हो सकते हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कशन किया है और एक केस को रेफर किया है जहां पे हम बोल रहे हैं कि जो भी अगर टेक्स्ट है, कि हम बोलते हैं कि एक होता है लॉ, लॉ वर्ड्स में, और होता है स्पिरिट ऑफ लॉ. तो वी हैव टू डिस्कस बोथ, वी हैव टू डिस्कस और सी बोथ द वर्ड्स ऑफ लॉ एंड द स्पिरिट्स ऑफ लॉ, स्पिरिट ऑफ लॉ. कि जो प्रोविजन है आप उसकी वर्डिंग को तो देखते ही हो, पर उसके साथ में जो भी उसका कंटेक्स्ट है उसको भी आपको देखना पड़ता है वाइल इंटरप्रेटिंग द प्रोविजन. तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जो भी टेक्स्ट है और उसका जो कंटेक्स्ट है, उन दोनों को आप देखो फॉर द होलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी प्रोविजन और आर्टिकल ऑफ द law, article of constitution. So in the case of Reserve Bank of India versus Peerless General Finance and Investment Company Limited and others of 1987, यहाँ पे क्या लिखा था, interpretation must depend on the text and context. कि आप वर्ड्स के साथ साथ उसका कंटेक्स्ट भी देखोगे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का या फिर जो प्रोविजंस हैं उनका, जो मेकर्स है उनका क्या इंटेंट था फॉर with respect to the drafting of the provision, उसको भी चेक करना पड़ेगा. Text and context, they are the basis of interpretation. One may well say if the text is the texture, context is what gives the कलर. कि हम क्या बोल रहे हैं कि अगर सपोज जो वर्डिंग्स है आर्टिकल 233 को हम रेफर करते हुए देखें, तो उससे हमको क्या पता चल सकता है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है और कौन पर्सन एलिजिबल हो सकता है. बट उसके पीछे हमको देखना पड़ेगा कि इन्होंने ये जो वर्ड्स था नॉट इन द सर्विस ऑफ यूनियन और स्टेट, वो क्यों लिखा, उसका कंटेक्स्ट क्या था, ताकि ये सिर्फ बताना चाहते थे कि अगर जो भी पर्सन जुडिशियल सर्विसेज नहीं है उनके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी. उनका ये मतलब नहीं था कि सिर्फ वही पर्सन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल है. ठीक है, तो यही हम बोल रहे हैं कि टेक्स्ट के साथ आप उसका कंटेक्स्ट भी देखो. नाइदर कैन बी इग्नोर्ड, बोथ आर इंपॉर्टेंट. द इंटरप्रिटेशन इज बेस्ट व्हिच मेक्स द टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन मैचेस द कंटेक्स्ट. कि जब आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेंशन था वो आप देखोगे, उसके साथ आप टेक्स्ट को रिफर करोगे, तभी आप जाके क्या कर सकते हो, होलिस्टिक इंटरप्रिटेशन कर सकते हो ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. A statute is best interpreted when we know why it was enacted. कि constitutional purpose क्या था, constitutional framers का क्या intent था behind this. With this knowledge, the statute must be read first as a whole and then section by section, clause by clause, phrase by phrase. That's why हम क्या बोलते हैं, word by word. कि अगर suppose हम holistic interpretation करना चाहते हैं तभी हम कर सकते हैं जब हमको पूरे constitutional morality के बारे में, constitution philosophy के बारे में पता होगा, तभी हम एक particular constitution ये आर्टिकल को क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्ली इंटरप्रेट कर सकते हैं. बिकॉज ये तो हम बोलते हैं कि कोई भी प्रोविजन है वो अपने आप में स्टैंड कर रहा है, बट उसमें भी आप पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन देख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स का क्या इंटेंशन था while drafting this provision. If a statute is looked at and in context of its enactment with glass of statute makers provided by such context, its scheme and section, clauses, phrase and words may take color and appear different than when the statute is looked at without the glass provided by the context. कि similarly हम यहाँ पे बोल रहे हैं, सिर्फ इतना समझो कि अगर सपोज हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स की इंटेंशन को पता रखते हुए उस प्रोविजन को पढ़ेंगे तो हमको ज्यादा क्लैरिटी होगी विथ रिस्पेक्ट टू द व्हाट इज द बेसिस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन. तो यहाँ पे यही बोल रहा है, टेक्सुअल एंड कंटेक्चुअल हैज टू बी कंसिडर्ड व्हाइल इंटरप्रेटिंग एनी क्लॉज और प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल. तभी हम क्या कर पाएंगे, एक होलिस्टिक इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे उस प्रोविजन का. ठीक है, यहाँ पे एक कमीशन की रिपोर्ट को भी कंसीडर किया गया था कि एक ऋषभ शेट्टी कमीशन है विथ रिस्पेक्ट टू जो आपने जुडिशियल पे कमीशन भी देखा होगा कि जो फर्स्ट जुडिशियल पे कमीशन आया था वो किनकी थी, जुडिशियल पे कमीशन की भी रिपोर्ट किसकी थी, शेट्टी कमीशन की थी. सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑल्सो शेट्टी कमीशन हैज प्रोवाइडेड सर्टेन रिकमेंडेशन. शेट्टी कमीशन हैज रिकॉर्डेड दैट अ मेजॉरिटी ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड द सर्विसेज एसोसिएशंस वर ऑफ द व्यू दैट सर्विस judges should be given an opportunity for direct recruitment as district judges. तो यहाँ पे इन्होंने भी सपोर्ट किया था कि जो भी जुडिशियरी ऑफिसर्स हैं उनको भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में विद रिस्पेक्ट टू डीजे क्या करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, और सिर्फ प्रमोशन के थ्रू ही उनका जो है पोस्ट ऑफ डीजे जा सके, वो ऐसा नहीं होना चाहिए. दोनों चीजें होनी चाहिए, प्रमोशन का ऑप्शन भी होना चाहिए और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कि वो एग्जाम देके क्वालिफाई कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन होना चाहिए. द रीजनिंग गिवन इन सपोर्ट ऑफ द सेड रिकमेंडेशन ऑफ बाय द commission was to promote efficiency
improve discipline in judicial services and make the officer more efficient। तो इनका क्या पर्पस था, इन्होंने बोला कि अगर हम मेरिट के बेसिस पे किसी भी पर्सन को ये अलाउ करेंगे कि वो जुडिशियल ऑफिसर क्या कर सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट डीजे बन सकता है, तो ये क्या करेगा, मेरिटियस टेंडेंसी को, कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा इन द जुडिशियल सर्विसेज। नेक्स्ट, द शेट्टी कमीशन फर्दर ऑब्जर्व दैट व्हेन देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन इन ऑल इंडिया सर्विसेज, कि अगर हम देखें कि इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू सिविल सर्विसेज, कि अगर कोई भी पर्सन कोई लोअर सिविल सर्वेंट है और वो आईएएस के लिए क्लेम करना चाहता है, कि अगर सपोज मेरा फर्स्ट मैं आईपीएस ऑफिसर बना था और फिर सेकंड एग्जामिनेशन, कि अगर हम बोलते हैं यूपीएससी की एग्जाम दी मैंने, यूपीएससी की एग्जाम दी, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा आईपीएस क्लियर हुआ। नेक्स्ट, क्योंकि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना था तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया और उसमें हम बोल रहे हैं कि सेकंड अटेम्प्ट में मेरा आईएएस क्लियर हुआ है, कि पोस्ट ऑफ आईएएस ऑफिसर बन गया है। तो यहाँ पे देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू सिविल सर्वेंट्स, यहाँ पे आप अगर आईपीएस हो तो आप आईएएस बन सकते हो। तो यहाँ पे सेम अगर हम बोल रहे हैं कि जुडिशियल ऑफिसर कोई है तो वो अगर डीजे बनना चाहता है तो वो दूसरी बार एग्जाम देने में आप उसको एलिजिबल क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हो। सेम तो सिचुएशन है कि यहाँ पे कोई अगर पर्सन आईपीएस है और वो आईएएस बनना चाहता है तो वो एग्जाम में वापस भेज सकता है, इवन इफ ही इज करेंटली होल्डिंग द पोजीशन ऑफ आईपीएस। ऐसा देखते हैं कि हम जितने भी अगर सपोज आईआरएस ऑफिसर हो गया फिर से वो अटेम्प्ट देते हैं ताकि वो आईएएस ऑफिसर बन सके। तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन है जो जुडिशियल लोअर जुडिशरी में अपॉइंट हो चुका है और उसके बाद में वो डीजे की एग्जाम देना चाहता है, तो आप उनको अलाउ क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों? इसीलिए हमने बोला क्योंकि दोनों तो सेम ही है। तो यहाँ पे एक रीजन उन्होंने ये भी दी है कि ऑल इंडिया सर्विसेज में ऐसा नहीं होता है। देयर इज नो रीजन एज टू व्हाई द सर्विस जजेस शुड बी फोर्स्ड टू इंटर जुडिशियल सर्विसेज ओनली थ्रू प्रमोशन चैनल एंड नॉट बी परमिटेड टू इंटर थ्रू द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे आप इनको अलाउ क्यों नहीं कर रहे हो डिस्ट्रिक्ट जज की एग्जाम देने के लिए, एडीजे की एग्जाम देने के लिए इनको अलाउ क्यों नहीं कर रहे हो। तो दिस वाज आल्सो द रिकमेंडेशंस ऑफ द शेट्टी कमीशन। So finally, the court in this constitutional bench judgment held that कि जो भी person है कौन कौन eligible हो सकता है, judicial officers who have already completed 7 years in bar before they were recruited in the subordinate judiciary। तो अगर हम देखें कि कौन कौन persons जो है eligible हो सकता है for the direct appointment of district judge, तो हम बोल रहे हैं district judge में direct appointment के लिए कि अगर सपोज ए पर्सन है जिसकी 7 years की एडवोकेसी प्रैक्टिस है, ठीक है, वो हो सकता है। एक बी पर्सन है जिसकी जिसकी अगर सपोज यहाँ पे हम बोले 3 years की जुडिशियल ऑफिसर सर्विसेज है और 4 years की एडवोकेसी प्रैक्टिसेस है, तो वो भी हो सकता है। अगर हम बोले सी पर्सन है उसके पास 4 years की यहाँ पे एडवोकेसी प्रैक्टिस है और 3 years जुडिशियल ऑफिसर सर्विसेज है, तो वो भी एलिजिबल हो सकता है। डी है अगर इसके पास जुडिशियल सर्विसेज है 7 years की, तो क्या वो भी हो सकता है। तो इन सब के बारे में बोला है कि ये सब भी क्या हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। सी, judicial officers who have already completed 7 years in bar before they were recruited in the subordinate judicial services would be entitled, कि कोई पर्सन का 7 years का एडवोकेसी प्रैक्टिस हो गई थी, उसके बाद हम बोल रहे हैं वो जुडिशियल ऑफिसर था, तो यहाँ पे ये पर्सन भी इवन before appointment he has been a judicial officer, he would be eligible to become a district judge on the basis of direct recruitment। जो हमारे facts थे of this case has been same। Next, in the selection process for the post of district judge in direct recruitment process, the eligibility for appointment as district judge और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इज टू बी सीन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, कि जब हमने अप्लाई किया था जब आपके पास होने चाहिए 7 years का एक्सपीरियंस, उसके बाद में उसमें हो सकता है कि जो प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट थी उसमें 1 साल लग गया, तो क्या आप उस टाइम को भी काउंट कर रहे हो। तो हम बोल रहे हैं सिर्फ आपको डेट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर आपके ये 7 years एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट, though there is no eligibility prescribed under 233 clause 2 for persons already in judicial services of the union or state for being appointed as district judge, in order to provide a level playing field, we direct that a candidate applying as an in-service candidate should have 7 years combined experience as a judicial officer and an advocate। कि अगर कोई भी पर्सन, कि अगर हम बोले कि जो हमारा बी और सी है, बी और सी की हम बात कर रहे हैं कि कोई भी पर्सन जो कभी जुडिशियल ऑफिसर था या अभी जुडिशियल ऑफिसर है, उनके रिस्पेक्ट में हम क्या बोल रहे हैं कि कंबाइंड इनके पास क्या होना चाहिए, 7 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है,
तो कोई जो पहले जुडिशियल ऑफिसर था अब प्रैक्टिस कर रहा है तो उसका 7 ईयर्स हो सकता है, जो पहले एडवोकेट था और उसके बाद में जुडिशियल ऑफिसर बन गया है तो उसका कंबाइंड कितना होना चाहिए, 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि 233 क्लॉज 2 में विथ रिस्पेक्ट टू जुडिशियल ऑफिसर की कोई एलिजिबिलिटी बताई नहीं गई है। तो हमने बोला कि प्लेइंग फील्ड सेम हो, इसलिए क्योंकि एडवोकेट्स को भी हम बोल रहे हैं 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जब भी आप एलिजिबल हो सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, तो इसमें भी हम बोल रहे हैं कि अगर आप जुडिशियल ऑफिसर कभी भी थे और उसको मिला के अगर आपके 7 ईयर्स हो रहे हैं तो आप क्या हो सकते हो, एलिजिबल हो सकते हो फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। अ पर्सन who has been or is in judicial services and has a combined experience of 7 years or more as an advocate or a judicial officer would be eligible for being considered and appointed as a district judge or additional district judge under 233 of the constitution. So by this we complete this judgment जिसमें क्या बोला गया कि कोई भी जो 7 ईयर्स आर्टिकल 233 क्लॉज 2 में ये नहीं बता रहा है कि सिर्फ एडवोकेट्स ही क्या हो सकते हैं, अपॉइंट हो सकते हैं थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। एनी पर्सन हु इज अ जुडिशियल ऑफिसर इन सर्विस वो भी हो सकता है इफ कंबाइंड एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट एंड अ डिस्ट्रिक्ट जज एंड अ combined experience of an advocate and in service judicial officer amounts to 7 years. ठीक है, so by this we conclude the case of रजनीश केवी वर्सेस के दीपा एंड अदर्स। ये किसका है, ये 5 जज बेंच का जजमेंट है और यहाँ पे CJI भी हैं, ठीक है। बी आर गवई जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने भी इसमें दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई हैं, दूसरे जजेस भी हैं, तो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट जो आपको पता होना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी याद रखना कि कौन कौन से जजेस थे इसमें। ये ओरिजिनल जजमेंट है आपका जो आप यहाँ पे देख सकते हो। See, in the Supreme Court of India, Civil Rajneesh KV versus K Deepa and others. Is it clear? Any doubt with respect to this judgment? So last point with respect to this was in order to ensure कि हम यहाँ पे जो एज का रिस्ट्रिक्शन भी आपने देखा होगा कि कोई भी पर्सन अगर एडीजे के रिस्पेक्ट में एलिजिबल होना चाहता है तो उसके लिए 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस, उसके साथ साथ में 35 ईयर्स भी होना चाहिए। देखो, in order to ensure the level playing field, we further direct that the minimum age for being considered and appointed as a district judge and or ADJ for both advocates and judicial officers would be 35 years as on the date of application। कि कोई भी पर्सन अगर उसको एडीजे की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, उसकी 35 ईयर्स होनी चाहिए irrespective of the fact that whether he was an advocate or a judicial officer। ठीक है, we are also not inclined to accept the contention on behalf of the respondent that 25% quota of direct recruitment is reserved only for practicing advocate। यही हम बोल रहे थे कि जो कोटा हमने देखा कि हमने बोला कि डीजे में डायरेक्ट आपका हो सकता है या फिर प्रमोशन के थ्रू हो सकता है, तो इस प्रमोशन के लिए हमने बोला कि 50 और 25% है और ये जो 25% है ये सिर्फ एडवोकेट्स के लिए नहीं होगा। अब यहाँ पे हम किसको कर सकते हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं जिसके पास इन टोटलिटी 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा और उसकी मिनिमम एज 35 ईयर्स होगी। तो इट हेल्ड दैट द व्यू टेकन इन द जजमेंट ऑफ द कोर्ट राइट फ्रॉम सत्यनारायण सिंह केस की, अभी जो हमने देखा था सत्यनारायण सिंह केस एंड धीरज मोर केस विच takes a view contrary to what has been held herein above do not lay down the correct proposition of law। so ये दो केसेस पता होने चाहिए, ये याद रखना है। सत्यनारायण जो केस है एंड जो धीरज मोर केस है उनको हमने बैड इन लॉ बोला है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि विद रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस बार 2025 में 5 जजेस बेंच में जो हेल्ड किया उन्होंने किस दो जजमेंट्स को या फिर किन जजमेंट्स को बैड इन लॉ बताया, तो सत्यनारायण सिंह केस हो गया और एक धीरज मोर केस वर्सेस दिल्ली हाईकोर्ट हो गया। Is it clear? So ये था आज का जजमेंट। आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू। डाउनलोड द पीपीटी फॉर द सेम। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को विदिज्ञ आफ्टर कॉलेज। बेस्ट ऑफ लक।